रेडियो अंबेडकर नगर प्रेजेंट्स शो एक मुलाकात विद आरजे आलोक 3, 2, 1। रेडियो अंबेडकर नगर से मैं हूं आलोक और एक मुलाकात शो लेकर के हाजिर हो गया हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुलाकात में आज हमारे साथ कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएमओ अंबेडकर नगर डॉक्टर आशुतोष सिंह जी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो रेडियो अंबेडकर नगर में। थोड़ा से अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जिससे और उनको क्लियर हो सके, क्योंकि नाम तो जरूर जानते होंगे वो लोग। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष सिंह, डिप्टी सीएमओ अंबेडकर नगर। और मैं कोविड कार्यकाल में मैं डीएसओ अंबेडकर नगर भी कार्य कर रहा था और जनता से जितना जुड़ सकता था मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं जनता से जुड़ के रहूं और जनता की जो भी समस्याएं होती हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, मेरी यही कोशिश रहती है कि ससमय उनको दूर कर सकूं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाएं जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में हैं, जिनसे मैं संबंधित रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं हर जन तक उन योजनाओं को पहुंचाऊं। जी, ज़रूरी भी है। हर योजना को हर नागरिक के पास पहुंचना चाहिए। तो ये आप भरसक प्रयास करते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं और हर माध्यम से आप पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हम लोग भी वही काम करते हैं कि लगभग योजनाओं का लाभ तो सबको मिल सके। देखिए, हर व्यक्ति जो भी है किसी एक ओहदे पे अगर है, तो आप अपने जर्नी के बारे में कुछ बताइए, जिससे कि जो भी युवा हैं हमारे जो सुन रहे हैं उनको कुछ प्रेरणा मिल सके, वो भी आपसे। आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा, गुजारिश है मेरी कि पूरी ईमानदारी, जिस भी कार्य को कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और लगन से करें और दूसरों की जो भी मदद हो सके, जनता की या आपके घर की या आपके लोगों की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाहर के लोगों की जो है आप जाके मदद करें अपने काम को छोड़ के। हाँ, लेकिन आपके आसपास के लोगों को अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आवश्यकता है, आपको ज़रूरत है, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब बढ़ चढ़ के उसकी जो है मदद करें। और जो आपका ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है जी, उसको पूर्ण करने में आप अगर अपना सर्वोच्च देते हैं, सब कुछ आप अपना जो है देते हैं अगर उस कार्य के लिए, तो निसंदेह आप सफल होंगे, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। जी, देखिए, जो भी हमारे युवा हैं, तो वो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो सबके अलग अलग एम्स होते हैं, तो उसी हिसाब से उन्हें लक्ष्य को चुनना चाहिए। देखिए, आज बात करेंगे हम लोग, कोरोना का टाइम अभी भी चल ही रहा है और वैक्सीनेशन एकदम जोर शोर से चल रहा है, तो वैक्सीन पे भी बात करेंगे। तो जैसे कि हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति का एक इलाज चल रहा है, उसकी दवा चल रही है और वैक्सीन तो हर किसी को लेना है, तो उस हिसाब से उन्हें कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रख करके वैक्सीन को लेना चाहिए? इसमें मैं यही आपसे कहना चाहता हूं और जनता से भी मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी है और उनका इलाज चल रहा है, तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा ये रहेगा जिस भी चिकित्सक का इलाज चल रहा है जी, उनसे वो जरूर एक बार पूछ लें कि साहब, मेरी इस बीमारी का इलाज चल रहा है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। जहाँ तक वैक्सीन लेने की बात है, वैक्सीन आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार, या सिंपल थायराइड की दवा खा रहे हैं, या सिंपल आप जो है किसी फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं संपर्क में जो है कि जो कहते हैं कि सर हमारी ये दवा लंबे समय से चल रही है या इस तरीके से मैं हूँ। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर लंबे समय की कोई दवा है, जैसे कोई कार्डियक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, या कैंसर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, या अन्य किसी बीमारी, बड़ी बीमारी का आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जो भी कंसल्टेंट आपके हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट करके ही जो है वैक्सीन लें। और मैं सभी से निवेदन भी करूँगा कि वैक्सीन लेना जो है ज़रूरी नहीं है, ये अति आवश्यक है। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सोच रहे थे क्यों ना कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जो टॉप पर चल रही हैं और सबको इसका लाभ लेना चाहिए, उसके बारे में क्यों ना जान लिया जाए। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग के बारे में बताइए। जी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है आयुष्मान भारत योजना है जी, और ये दो नामों से चर्चित है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जी।
दोनों योजनाएं एक ही हैं, कन्फ्यूजन ना हो किसी को। और इसमें जो सेक 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सरकार ने जो कराई थी, उसी के अनुसार जो चयनित लोग हैं जनपद के, जिसमें जो है जो बीपीएल कार्ड धारक हैं और उनको जो है सरकार ने चयन किया था, वही लिस्ट हमारे पास है। और उसमें जो है इस योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख का जो है ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है। और एक परिवार में इस योजना में यदि व्यक्ति के परिवार में एक सदस्य है या 5 सदस्य हैं, 15 सदस्य की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी मेडिकल इंश्योरेंस की जो राशि है वो 5 लाख ही रहेगी और उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और एक मैं आपके माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहूंगा कि इस योजना में किसी भी व्यक्ति के खाते में पैसा नहीं आएगा जी। ये बहुत सारे सवाल हम आज भी हमारे सामने आते हैं और लोग पूछते हैं कि साहब हमारा इलाज तो हो गया लेकिन हमारे खाते में पैसा नहीं आया। तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, जिस संस्थान में आप इलाज कराएंगे वहां आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आप अपना एक आपका कार्ड बनेगा, जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही आपका एक आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप लोग सुनते होंगे गोल्डन कार्ड के नाम से जी। गोल्डन कार्ड एक आपका रहेगा, जिसमें जैसे आधार कार्ड में एक यूनिक आईडी नंबर आपका होता है, वैसे ही परिवार के जितने भी सदस्य होंगे हर सदस्य का एक कार्ड आप जो है अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह बन रहा है। पहले शुरू में आलोक जी इसमें 30 रुपए का शुल्क लग रहा था, सरकार ने ये फिक्स रखा था और ये जनता को देना था। अभी कोई शुल्क नहीं है, इसका भी कार्ड का भी शुल्क सरकार ही जो है जनसेवा केंद्र और जो ये हमारे आयुष्मान मित्र हैं इनके माध्यम से जो है सरकार बना रही है। और जनसेवा केंद्र संचालकों के खाते में जो है सरकार सीधे जो है शुल्क ये देती है कार्ड का। और इनकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये कार्ड को जो है बनाएंगे और जनता को उसको डेवलप करके और उसको साथ समय उस जिस भी व्यक्ति का बनाएंगे उस व्यक्ति को उनको देना होता है जी। ये पूरे भारतवर्ष में ये योजना लागू है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो साचीज की हेड है संगीता सिंह जी जो आईएएस हैं, और इन्होंने एक इनका प्रयास है कि लीवर प्रत्यारोपण और गुर्दा प्रत्यारोपण में भी जो है सरकार इसमें कुछ प्रयास करे। अभी इस पर चर्चा हो रही है कि जिस भी अगर लाभार्थी को इन चीजों की आवश्यकता है प्रत्यारोपण की, तो शायद इसका भी लाभ मिल सके उनको। अभी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें आप खांसी जुकाम बुखार पेट दर्द डायरिया डिसेंट्री से लेके और कैंसर तक के इलाज की जो है व्यवस्था इसमें की गई है। और लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से चयनित हैं जी। और नया चयन की अभी कोई आदेश नहीं आया है, नया चयन अभी कोई ऐसा सर्वे नहीं हो रहा है कि नया चयन की कोई हो। जैसे ही होगा आपके माध्यम से जनता को हम लोग सूचित करेंगे जी। तो आप सभी लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में जान लिया होगा। तो एक और योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। ये बेसिकली जो हमारी न्यू जो फैमिलीज होती हैं, जैसे नई जो बेटी होती है उसका विवाह होता है, जो नया वैवाहिक जोड़ा होता है उसके लिए ये योजना होती है। और उसमें जब भी जो हमारी माताएं बहनें हैं जब प्रथम बार गर्भवती होती हैं, इसमें तभी उनका जो है एक फॉर्म भरा जाता है जो आशा और एएनएम के माध्यम से फिलअप होता है। और उसमें जब ये प्रथम वैक्सीनेशन होता है तो इसमें इनकी लगभग 1000 रुपए की राशि इनके खाते में दे दी जाती है। ऐसे ही डिलीवरी होने के बाद कुल जो राशि की संख्या है वो पार्ट वाइज करके 6000 राशि लगभग जो है ये माताओं बहनों खाते में इनके खाते में दी जाती है जी। और इसमें ये कोशिश रहती है कि इनकी जो है पहले जो 3रे महीने से लेके और डिलीवरी तक जो भी आशा और एएनएम जो भी उस क्षेत्र की हैं उनको भी कुछ भारत सरकार के माध्यम से कुछ राशि उनको दी जाती है, जिससे वो जो भी हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं गांव और शहरों में जो लोग हैं जो जिनको नहीं पता है कि अस्पताल में कौन कौन सी जांचें होती हैं, क्या क्या हमको करना होता है, कौन कौन सी वैक्सीन लगानी होती है, तो ये जो हमारी आशा और एएनएम जो हमारे कार्यकर्तियां होती हैं ये इनके माध्यम से इनको सूचना दी जाती है जी। और एएनएम के माध्यम से इनको समय समय पे जो इनकी वैक्सीन लगनी होती है वो लगाई जाती है जी। अच्छा, आपके विभाग में जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र शायद बनता है, तो उसका
प्रोसीजर क्या होता है वो आप बता दीजिए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लगभग अभी पिछले 6 माह पहले ही जितने भी ग्राम सचिव हुए हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। हर ग्राम सचिव का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जो कि चूंकि नोडल विभाग हम हैं, हमसे जो है ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग के लिए। और ये ग्राम सचिव स्तर से ही ये जन्म मृत्यु का जो है प्रमाण पत्र ये बनाया जाता है। यदि वहाँ से जैसे टाइम लैग हो गया या वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है वो अपना सिंपल एक फॉर्म लेके आते हैं, भरते हैं। और जो जैसे जन्म का है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर टाइम ड्यूरेशन ओवर हो गया है कि जैसे 2 वर्ष का बच्चा हो गया, 1 वर्ष के बाद का हो गया है, तो उसमें एक सिंपल एफिडेविट होती है, वो लग जाती है। और उसके बाद जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के, और जो समय सीमा होता है रजिस्ट्रेशन के उपरांत वो सिग्नेचर होके और उसके बाद व्यक्ति को मिल जाता है। उसमें रजिस्ट्रेशन में जो हम करते हैं तो उसमें एक मोबाइल नंबर डाला जाता है जिसपे एक आपको इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से मिल जाती है कि जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और उसी जो है ओटीपी के माध्यम से, अब तो सारे कार्य लगभग ओटीपी के माध्यम से हो रहे हैं, तो वही ओटीपी आपकी डाली जाती है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सीधे जो है स्वास्थ्य विभाग में आने से पहले आप जरूर एक बार अपने जो गांव सभा के ग्राम सचिव हैं उनसे आप संपर्क कर लें, क्योंकि उनको भी लॉगिन आईडी पासवर्ड निर्गत किए गए हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है इस जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और हमारे यहाँ से जब आपको कोई समस्या अपने ग्राम स्तरीय आए तो आप निसंदेह आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और जो भी मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी मुझे लगता है कई सारी जो भी योजनाएं हैं जो टॉप पर चल रही हैं और जो लोग जानना भी चाहते हैं उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन अब एक जैसे कि सरकारी विभाग में कभी कभी बहुत सारे ये मिलता है कि यहाँ पे पैसों की डिमांड होते हैं, यहाँ पे ये होता है, शिकायतें बहुत सारी आती रहती हैं, तो उन सब का निवारण या फिर कार्यवाही किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जो शिकायत होती है वो कई तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग सीधे शिकायत करते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे करते हैं, कुछ लोग एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। तो किसी भी शिकायत को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। हर शिकायत, अगर व्यक्ति परेशान है तो ही शिकायत करेगा, मेरा अपना ये मानना है। और हमारा ये मकसद है कि अगर किसी व्यक्ति की शिकायत आई है तो उसको तत्काल उसका संदर्भन लें और जो भी यथोचित उचित जो है इसकी जांच है, जांच कर जो है जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, चूँकि इसके लिए जो है और भी ACMO हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय लोग हैं, वो अपने स्तर से संज्ञान लेते हैं और उस पर जो भी जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। उसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसको सजा भी दी जाती है। जी, अच्छा, एक और हमारे अंदर एक सवाल मतलब हो रहा है कि हम आपसे पूछें कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? मतलब अब तो डॉक्टर हैं आप, तो अगर आपके मन में जैसे बहुत सारे सवाल पहले रहे होंगे डॉक्टर ना बनने से पहले कि मुझे ये करना है, या फिर कोई शौक जो आप अब भी मतलब कभी कभार याद आता हो कि मुझे ये करना चाहिए था, या फिर जो भी है, तो थोड़ा सा बताइए। बहुत सही छू जाने वाला प्रश्न आपने पूछा है जी। मैं इस पेशे में मेरा आने का कोई मकसद नहीं था। मैं बेसिकली आर्मी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, देश सेवा के प्रति मेरा बहुत प्रेम था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि जिससे मुझे अंदर से झकझोर दिया। और 2 घटनाएं मेरे जीवन काल में हुई। और एक तो मेरे चाचा जो है जो सडनली जो है वो लीवर, उनको क्रॉनिक लीवर डिजीज था और सडनली वो एक्सपायर कर गए। और उस समय जो है ऐसी स्थिति थी कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। लेकिन चूंकि पिताजी का बड़ा प्रयास था और उसकी वजह से भी हम लोग उनको बचा नहीं पाए। व्यक्तिगत जो मैं इस फील्ड में आया, मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनको यूरिनरी ब्लैडर में एक स्टोन था जिसका ऑपरेशन होना था। और ये शायद उसी समय की बात है कि जब चाचा जी हमारे एक्सपायर किए थे। उस ड्यूरेशन में एक फॉलिस कैथेटर जो पेशाब की नली होती है उसको चेंज कराने के लिए मैं एक अस्पताल में सुबह से लेके और शाम तक मैं बैठा रह गया और लोगों से निवेदन मैंने किया। हालांकि शाम तक तो जो है वो नली जो है चेंज हो गई, लेकिन वहाँ से फिर मेरा मकसद और सब कुछ बदल गया, मेरी सोच बदल गई कि अगर
मैं इस फील्ड में आके और इस तरह से लोगों की जो गरीब आते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है विभाग के बारे में या कैसे वहाँ का कार्य होता है, और ख़ासकर आज मैं आपको जो है बड़े धन्यवाद दूंगा कि आज वृद्धावस्था दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जी। तो जो भी वृद्ध या व्यक्ति मेरे पास या गुजरता हूँ या कहीं भी मिल जाता है, मुझे वही छाप मेरे बाबा की आती है। और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी उनकी समस्या हो, चाहे मैं रास्ते में हूं, चाहे मैं अपने कार्यालय में हूं, यदि मैं उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूं तो मैं ज़रूर मदद करता हूं। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये सवाल आपने पूछा। आज पुनः मुझे मेरे स्वर्गीय बाबा जी को उनकी याद आ गई। तो मैं उनके जो आशीर्वाद से आज जो कुछ हूँ, मैं उनकी देन हूँ। उन्होंने ही एक अलग जगाई मेरे मन में, चाहे वो समय विपरीत समय रहा हो, लेकिन आज जो कुछ हूँ मैं उनकी देन हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। तो जैसे कि एक आप डिप्टी सीएमओ हैं और बहुत सारा काम रहता होगा, तो समय निकल जाता होगा रोज का, मतलब मुझे लगता है कि 10 से 4 का तो एक ऑफिस टाइम है एक दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी लोग काम करते हैं, ठीक है। तो फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? इसके अलावा अगर आज हमारे माध्यम से कुछ फैमिली को कुछ कहना चाहते हो, जो आपसे दिल से मतलब आप कभी ना कह पाते हो लेकिन आज सबके बीच में कहना चाहते हो, तो बेशक कहिए आप। देखिए आलोक जी, परिवार ही एक ऐसी है जो आपके साथ सुख दुख में हमेशा रहता है। दोस्त, परिवार, ये दो शब्द ऐसे हैं हर व्यक्ति के जीवन में, जो उसके जीवन के आसपास एक घेरा रहता है जी। उस घेरे से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जहाँ तक काम और परिवार की बात है, तो मैंने सदैव जो है दोनों को बराबर ही कोशिश की है कि समय दे पाऊँ। और प्राथमिकता ये है कि चूंकि हम ऐसे व्यवस्था में, ऐसे विभाग में काम करते हैं जहाँ आदमी जीवन और मृत्यु जो है हमारे हाथ में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि रहती है। तो मेरी पूरी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि जो व्यक्ति या जो मरीज या जो जनता जो मेरे पास आए, पहले मैं उनको प्राथमिकता देता हूँ। परिवार को कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मुझे दूसरे पायदान पे रखना पड़ता है, लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि दोनों को बराबर समय दूं। दिन का समय कार्य के घंटे तो निर्धारित मेरे लिए नहीं है, और मैं कोविड कार्य में जो है मैं 12 बजे 1 बजे तक मैं काम करता रहा। कभी कभी ऐसा स्थिति आ गई कि मुझे पूरा जो है 24 घंटा ऑफिस में बिताना पड़ा। और लेकिन हमारे परिवार से कभी इस चीज़ के लिए कोई जो है विरोध नहीं रहा। और जहाँ तक मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी और परिवार के हमारे जो और सदस्य हैं, इन्होंने सदैव हमको आगे बढ़ने के लिए और ये जरूर कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम जो भी कार्य कर रहे हो बहुत ही अच्छा कार्य है, और लोगों की जितनी मदद कर सको इस भयावह स्थिति में मदद करो, हम सब साथ में हैं जी। तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, और ईश्वर न करे कभी ऐसी स्थिति आए कि जो है हमको चुनना पड़े कि पहले काम या पहले परिवार। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं चिकित्सक हूँ, मैं पहले जनता को चुनूंगा, पहले लोगों की जान बचाने की कोशिश करूंगा। जी, जो आपकी जो मतलब आपने बताया कि जनता को चुनूंगा और मतलब लोगों की मदद करना, ये बहुत ही मतलब दिल छू लेने वाली बात थी। तो और आपने बीच में ये कहा कि जिंदगियां, जैसे कि हॉस्पिटल में ज़िंदगी मिलती भी है और ज़िंदगी जाती भी है, और आपके सामने तो बहुत सारा ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अब आपके जब हाथ में नहीं रह जाता है, ऐसा कभी कभी होता, बहुत सारी बीमारियां हैं या फिर नहीं हो पाता है तो डेथ की आपके सामने ही होती होगी, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल जो डॉक्टर नहीं इस पेशे में नहीं है, ठीक है, वो लोग तो नॉर्मली लोगों को मतलब जो एक्सपायर करते हैं उनको ऐसे ही देखते हैं, लेकिन आप लोग रोज जिंदगियां देते भी हैं, और क्या कह सकते हैं, जो लोग मतलब जिंदगी जिनकी चली जाती हैं, जो गवा देते हैं, तो उसमें भी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? दुख, आपको भी तो दुख होता होगा ना फिर, क्योंकि आपके पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें लोग रोते भी रहते होंगे, आपके कानों में जाता होगा, फिर वो दर्द, क्योंकि दिल तो हर किसी के पास है, होता ही होगा दर्द, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं, बस ये आप बताइए। देखिए, सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चिकित्सक या जो अस्पताल होता है, जो उसमें लोग काम करते हैं,
उनसे आपकी कोई जान पहचान नहीं होती है, कोई जी। रिश्तेदारी नहीं होती है। आप एक सामान्य से व्यक्ति होते हैं, या जो भी हमारे लिए सिर्फ एक मरीज होता है, वो किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं होता है। जब हम डिग्री लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी लोग हैं, काम करते हैं, वो सबकी अपनी एक शपथ होती है कि जो है हम बिना जाति धर्म देखे और बिना भेदभाव के हम इलाज करेंगे। नो डाउट हम लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन जनता ये सोचती है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि जिला अस्पताल जैसी संस्थाएं जो कि बहुत सारी व्यस्तता उनके पास रहती, बहुत सारे मरीज रहते हैं, और जो भी व्यक्ति अपने मरीज को लेकर जाता है वो ये सोचता है कि हमारे मरीज को पहले देख लिया जाए, क्योंकि चिकित्सक मरीज ही देख रहा होता है, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होता है जी। तो मैं लोगों से ये निवेदन करूंगा कि बिल्कुल आपका मरीज देखा जाता है, और लेकिन थोड़ा सा आप जब भी अस्पताल पहुंचे थोड़ा धैर्य बनाएं और अपने आक्रोश को जो है रोक के रखें, क्योंकि आप आक्रोशित होते हैं उससे अन्य हमारे ऊपर आप आक्रोशित होते हैं, चिकित्सक के ऊपर होते हैं, स्टाफ के ऊपर होते हैं, लेकिन उससे आप सोचिए कि आपके परिवार के अलावा अन्य भी परिवार के मरीज या उसके सदस्य वहाँ उसी अस्पताल में इलाज करा रहे होते हैं। अगर कोई हार्ट का मरीज है, कोई इलाज चल रहा है और आप आक्रोशित होते हैं तो उसका रेट बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपकी कुछ जो है भाव की वजह से उसकी स्थिति और खराब हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति ना करें, आप सामान्य स्थिति में अपने मरीज को ले जाएं। और जन्म और मृत्यु जो है हम एक निमित्त मात्र हैं, हम किसी को जो है प्राण दे नहीं सकते और किसी का प्राण तो लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को जो भी हम लोग कर सकें, जो सहायता, जो इलाज, जो बेहतर प्रबंधन दे सकें, वो हर चिकित्सक चाहता है कि उसका मरीज ठीक हो, मुस्कुराते हुए घर जाए। उससे बड़ी फीस और उससे बड़ा आनंद किसी भी चिकित्सक के लिए कोई नहीं हो सकता कि यदि उसका मरीज मुस्कुराता हुआ और चिकित्सक को जो है मुस्कुरा के देखे और कहे साहब अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ जी। ये एक चिकित्सक के लिए जो है बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है, उसकी सबसे बड़ी पूंजी वही होती है। सही कह रहे हैं आप। तो बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को मिला और उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। बहुत सारी योजना और जो भी नई आएंगी या पुरानी बहुत सारी, तो सब जानकारी हम सर के माध्यम से आगे भी दिया करेंगे। और आज आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो अम्बेडकर नगर सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। रेडियो अम्बेडकर नगर दुनिया में कहीं भी सुनने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो अम्बेडकर नगर का अपना एप्लीकेशन रेडियो अम्बेडकर नगर।